रिद्धि न्यूज़ की श्रृंखला जो हम डॉक्टर्स डे पर लेकर आए हैं उसमें अगले क्रम में हमने लिया है डॉक्टर श्याम सोनी जी को। आप सिम्स हॉस्पिटल के संचालक हैं और एक ऐसे डॉक्टर जैसे जिन्होंने मुंबई जैसे महानगर में सेवाएं छोड़कर अपने आदिवासी अंचल और पिछड़े अंचल में सेवा देने का संकल्प लिया। आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और इतने सारे ऑप्शंस आपके पास थे कैरियर को बिल्डअप करने के, उसके बावजूद आपने अपने जन्मभूमि को चुना। उसके लिए तो बहुत धन्यवाद बनता है आपको सर, और डॉक्टर्स डे की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम जानना चाहेंगे, परिधि न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से इस सेवा के सफ़र की शुरुआत आपकी हुई। सर्वप्रथम परिधि न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर्स डे पर इस बहुत ही अनूठी पहल, बहुत ही अच्छी पारिवारिक और दिल छूने वाली पहल के लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर्स डे पे शुभकामनाएं देने के लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ जी। डॉक्टर्स बनना पता नहीं कब पढ़ते पढ़ते डॉक्टर बन गए, ये तो पता ही नहीं चला। अच्छा। क्योंकि पारिवारिक कोई पार्श्वभूमि नहीं थी। पारिवार में दूर दूर तक चिकित्सा से कोई जी न मेरी मम्मी के साइड से कोई दूर दूर तक डॉक्टर था, ना मेरे पापा के साइड से कोई दूर दूर तक डॉक्टर था जी। नहीं कोई ऐसा व्यक्ति परिचित था जिसने बहुत ही प्रभाव डाला हो कि नहीं डॉक्टर बनना चाहिए। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अच्छे अंक आते गए। अच्छे अंक आने के बाद में करियर ऑप्शंस चुनने का मौका आया जी। हमारे वक्त PGCET नहीं थी, 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स के बेसिस पे डॉक्टर या इंजीनियर बनना चयनित होता था जी। तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंजीनियरिंग ग्रुप में भी 100% में से 98% थे। अच्छा। और मतलब मेधावी छात्र थे आप। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी 100 में से 99% थे जी। तो मेरे लिए दोनों ऑप्शन खुले थे। थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर था। हमारे एडमिशन के समय कोर्ट केसेस अक्सर चलते थे जी। MBBS में एडमिशन को लेके। तो उस समय भी यही समस्या थी कि MBBS के एडमिशन्स काफ़ी देर से होते थे जी। तो हम थोड़ा चयन करने को हमको थोड़ा समय मिला। मेरे पापा ने कहा जब तक MBBS में एडमिशन नहीं होता तुम एक काम करो, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लो। तो मेरा मैं फ्री सीट कोटा में पुणे के सबसे बेहतरीन PCRT कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ कंप्यूटर ब्रांच में। वहाँ मैंने 1.5 से 2 महीने इंजीनियरिंग किया। फिर बाद में कोर्ट केस में जो स्टे था MBBS पे वो हट गया। अच्छा। MBBS के एडमिशन्स चालू हो गए। तो जो एडमिशन BE में गया था वो मैंने फिर कैंसिल किया। तो मुझे उसमें उन्होंने कुछ 500 रुपये काट के बाकी 3,500 रुपये जो फ़ी थी गवर्नमेंट फिर रिफंड की। तो मतलब आप आधे ही इंजीनियर और पूरे डॉक्टर हैं, ऐसा कह सकते हैं। थोड़ा सा इंजीनियर क्योंकि दोनों में अच्छे परसेंटेज थे, दोनों में बहुत अच्छे ऑप्शंस थे। तो फिर डॉक्टर होना चुना। धीरे धीरे डॉक्टर बनते बनते विषय में बहुत रुचि आई जी। आगे की पढ़ाई की बहुत इच्छा हुई। फिर बाद में MD किया। MD के बाद में DNB किया जो 3 साल था। उसमें भी ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक था, गोल्ड मेडलिस्ट था। फिर फेलोशिप क्रिटिकल केयर मेडिसिन किया, उसमें महाराष्ट्र में फर्स्ट रैंक था, गोल्ड मेडलिस्ट था। AFIH में ऑल इंडिया में डिग्री की, उसमें भी ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट रैंक था, गोल्ड मेडलिस्ट था। मतलब 3 गोल्ड मेडल। हाँ, MD में भी था। और एक अभी रिसेंट में 2024 में आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि 3 साल कोविड काल में मैंने ब्रिटेन से एक डायबिटीज़ में बहुत बड़ी डिग्री ली है जी। जिसका 3 साल पढ़ाई चली और उसमें भी मेरा वर्ल्ड में सेकंड रैंक है। बहुत ही बड़ी बात। हाँ, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित डिग्री है। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इतनी सारी डिग्रियां, इतने सारे गोल्ड मेडल है तो ये बैतूल मेरे लिए नहीं है, मुझे तो महानगरों में होना चाहिए? ऐसा मानव की सोच पे सबकी अपनी इच्छा है कि मेरे पास ये है तो मुझे ये करना चाहिए। बेसिकली मैं ये विश्वास रखता हूँ कि मरीज़ की सही बीमारी पता चले, उसको सही ट्रीटमेंट मिले जी। चाहे उसके लिए तरीका कोई भी हो, चाहे मैं उसको देख के करूँ, जांच से करूँ, कैसे भी करूँ, बट कोई भी छोटी सी चूक से भी उसकी सही बीमारी मेरे हाथ से छूटना नहीं चाहिए।
और उसको ट्रीटमेंट इतना सटीक मिले कि ना तो उसको दवाइयों का दुष्प्रभाव हो जी, बल्कि जो दवा उसको चाहिए उससे सटीक रूप से ठीक हो। उसको दूसरा मौका ही नहीं चाहिए बीमारी को कि वो बीमारी आगे बढ़े और मरीज को कोई नुकसान पहुंचाए या उसके जान के साथ खिलवाड़ करे। जी, तो ये मेरा ये विश्वास बहुत दृढ़ है। मैंने जब मुंबई में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे जब काम किया, जी, वहाँ पे भी मैं एमडी के पीजी स्टूडेंट का गाइड था। तो वहाँ पे भी मैंने मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा यही सिखाया कि आपका ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे होना चाहिए कि मरीज़ क्या चीज़ से पीड़ित है और हमें उसको क्या करना चाहिए। जी, आपका प्राइमरी काम, सबसे प्राइमरी काम यही है। जी। तो मेरा आज भी वही प्राइमरी काम है, मैं ईमानदारी से वही करता हूँ। आपका स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है? मेरा एमडी मेडिसिन है। एमडी जी। मेडिसिन के बाद में डीएनबी किया है, यानी आपके इस पाँव के नाखून से लेके सर तक जी, जो भी बीमारी दवाइयों से ठीक होती है उसको ठीक करना। जी। फिर मेरा सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर मेडिसिन में, यानी जो बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट है। जैसे आपने सुना होगा कि 2021-22 में एक आदिवासी लड़का 24 साल का था जो स्वयं क्रिकेट खिलाड़ी था, स्टेट लेवल जी, जी, चैंपियन जी, था। रात को 10:30 बजे यहाँ मेरे सामने अचानक कोलैप्स हुआ, जी। जैसे आपने देखा था दादाजी कोलैप्स जी, हुए जी। वैसे। तो कोलैप्स हुआ और मैंने इमीडिएटली उसको अटेंड किया। ऑलमोस्ट 45 से 46 बार उसका हार्ट बंद हुआ और हर बार मुझे उसका हार्ट चालू किया। बाद में पता चला कि उसको हार्ट अटैक है, जी। तो हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट दिया। ये प्रोसीजर रात को 10:30 से 3 बजे तक चला। जी, और वो अंत में- 45 बार आपने उसको हाँ, जी, अंत में वो जब पूरा स्टेबल हुआ तब जाके हम सभी मैंने और मेरे स्टाफ ने आराम किया। खुशी इस बात की थी कि एक 24 साल का लड़का, जी। अनमैरिड, जिसको कोई न शराब की लत थी, न सिगरेट की, न तंबाकू, न कोई नहीं, उसके माता पिता में कोई हिस्ट्री थी हार्ट अटैक की, न शुगर, न बीपी, कोई दूर दूर तक हिस्ट्री नहीं थी। यानी जिसको न तो अनुवांशिक कारण था, नहीं शराब सिगरेट कोई कारण था, उसको हार्ट अटैक आया। और उसको इतना बेकार हार्ट अटैक आया, इतना 45 से 46 बार उसका हार्ट बंद हुआ। वो जीवित जाना एक हमारे लिए बहुत, यानी बहुत खुशी की बात थी मेरे और मेरे स्टाफ में। तो जब वो ठीक हुआ तो हमने उसको कहा कि दूसरे दिन तीसरे दिन हमने कहा कि आप जाइए एंजियोग्राफी करवाइए, अभी पेशेंट खतरे से बाहर है। लेकिन उसकी पिताजी और उसके माता की कंडीशन इतनी ख़राब थी, नहीं डॉक्टर साहब हम तो आपको छोड़ के जाएंगे ही नहीं, बोले हम अच्छा। तो कहीं नहीं जाना, हमको जी। यदि रास्ते में हो गया तो कौन बचाएगा। यहाँ तो बोले हमने पूरा हमने हमारी आंखों से देखा, बोले जी, यानी मैं केवल 10:30 से 3 बजे तक खड़ा नहीं था, उसके माँ बाप भी 3:30 देख रहे थे, वो तो सर जान अटकी रहती है बच्चों कंटिन्यू में। देख रहे थे, उनकी जान जी। जैसे अटकी थी। तो बिल्कुल। उनका एक ही कहना था, हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे 10 दिन हो जाए, 1 महीना हो जाए, यहाँ से गए नहीं। उनको काफ़ी समझाया, 2 दिन लगे समझाने में। फिर फाइनली समझाने के बाद में पता चला कि उसको एंजियोग्राफी में 90% ब्लॉकेज है। ओके, और बाद में वो आज अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। तो मेरी शुभकामना है उसके साथ। जी। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही काम हो। जो पेशेंट्स हम बैतूल की ये सुविधाओं में हम ठीक नहीं कर सकते, उनको हम ईमानदारी से रेफ़र करते हैं। ऐसे कोई पेशेंट की जी। जान के साथ खिलवाड़ नहीं करते जिसको ठीक करने की यहाँ किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, जी। या उसको वो सुविधा मिलने से, मान लो कोई मरीज़ को बाईपास सर्जरी करती है, तो बाईपास सर्जरी सबको पता है बैतूल में नहीं है, तो उसको हम अवश्य रेफ़र करेंगे। तो मेरी प्राइमरी सोच यही है, जो हम कर सकते हैं उसको पूरे जी जान से, ताकत से करें और बिल्कुल ईमानदारी से करें। उसमें किंतु परंतु कोई चीज़ नहीं, गुंजाइश नहीं रहेगी। गुंजाइश नहीं होना जी। चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते, कोई पेशेंट की बीमारी आपको बार बार मौका देगी, लेकिन कोई पेशेंट की बीमारी आपको 1 सेकंड भी नहीं देगी। शायद ये पेशेंट उसका जीता जागता सबूत था। क्या सुविधाएं हैं अभी वर्तमान में आपके सिम्स हॉस्पिटल में? सिम्स हॉस्पिटल में मेडिकल और क्रिटिकल केयर को लेकर सभी सुविधाएं हैं, जिसमें एक आधुनिक लैब है जिसमें बहुत ही महंगी महंगी मशीनें, जैसे सीबीसी की मशीनें हमारी 10 लाख की जो लेज़र टेक्नोलॉजी पे है जी, और ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री मशीन है, एलिजा मशीन है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस मशीन है, सभी टाइप की लैब में मशीन्स है। इसके अलावा एबीजी मशीन है, जो मशीन 4 लाख की है और बहुत ही कम यूज़ होती है, लेकिन उसका जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है या जिसको ऑक्सीजन की तकलीफ है या जिसको फेफड़े को लेके तकलीफ है या किडनी से संबंधित मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस से संबंधित तकलीफ है, या जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन है, Okay. ऐसे पेशेंट में एक एबीजी मशीन करती है, जो एबीजी मशीन की सुविधा भी है। इसके अलावा इको मशीन है जो फिलिप्स कंपनी की है, बहुत ही अच्छी ब्रांडेड मशीन है। इसके अलावा टीएमटी मशीन है जो
हार्ट में ब्लॉकेज पता कर सकती है। दौड़ने पे पेशेंट को हार्ट में ब्लॉकेज है कि नहीं इसका पता चलता है। इको मशीन से हार्ट कैसा काम कर रहा है, इसके वॉल्व्स ठीक है कि नहीं, उसको अटैक आके जा चुका है कि नहीं, उसकी पंपिंग कैसी है, हार्ट में पानी है कि नहीं, टीबी है कि नहीं, और हार्ट में छेद है कि नहीं, ऐसी कई सैकड़ों बीमारियों की जानकारी इको मशीन से मिलती है। वो सुविधा है। इसके अलावा आईसीयू में सभी सुविधा है, सिरिंज पम्प, मॉनिटर वगैरह लेके। और जो वेंटिलेटर है, हमारा वेंटिलेटर बैतूल में सबसे महंगा वेंटिलेटर, तो दुनिया का सबसे महंगा वेंटिलेटर मैके 2000 करके वेंटिलेटर है, सर्वो आई मॉडल है। जो वेंटिलेटर की एक वेंटिलेटर की 18 लाख का वेंटिलेटर है। जब वेंटिलेटर चलता है तो पता ही नहीं चलता बाजू में वेंटिलेटर चल रहा है, और उसकी बिल्कुल आवाज़ नहीं होती। नहीं तो जो पुराने वेंटिलेटर है जो ट्रैक्टर जैसा आवाज़ करते हैं, इस वेंटिलेटर की विशेषता ये है कि वेंटिलेटर का प्राइमरी काम होता है हवा देना, और कितनी हवा जा रही कितनी हवा आ रही उसको गिनना जी। तो यदि आधे से आधे ml यानी 0.25 ml या 0.1 ml भी हवा है तो ये उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट करके उतनी हवा देता है, फेफड़ों को नुकसान होने से बचाता है। इस वेंटिलेटर पे यदि पेशेंट है तो उसकी मरने की संभावना बहुत ही कम है वेंटिलेटर की वजह से। यदि वेंटिलेटर होता है कि कई बार एक तो आदिवासी अंचल है, पिछड़ा है, कम लोग पढ़े लिखे हैं, और इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं तो वो समझ नहीं पाते हड़बड़ाहट में कि कहाँ जाएं, कैसे लेकर जाएं, कैसे जल्दी से आराम होगा। तो इसी वजह से मैंने ये सवाल आपसे किया था कि हमारे पास किस तरह की सुविधाएं हैं, ताकि जो लोग हमारे देख रहे हैं वो समझ पाएंगे कि हमारे पेशेंट्स को जो है कितने जल्दी रिलीफ मिल सकता है। मैं ये जानना चाहूँगी कि आज इस सफलता में आपका जो परिवार है वो किस तरह से सहभागी रहा है? मेरी सफलता में मेरे परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पिताजी ने अटूट परिश्रम किए, मेरे माताजी ने भी बहुत परिश्रम किए हैं। उन्होंने उनकी ज़िंदगी में यानी मेरे पिताजी जब उन्होंने BSc एग्रीकल्चर किया है जी, तो वो उनके समय में वो मेधावी छात्र थे, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी 60 रुपये। तो उनकी आर्थिक स्थिति वो समय पे इतनी मजबूत नहीं थी जी। तो वो उनके 5 भाई और बहनें थी, तो 30 रुपये वो घर भेजते थे। एक समय खाना नहीं खाते थे, और यानी मैं सोचता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आते। तो उन्होंने वो संघर्ष करके उन्होंने उनके परिवार को पाला है, और उनकी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि उन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में मेहनत करके अपने आप को इतना ऊपर लाया है। उनके परिवार को भी आज उनका हर भाई करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। उन्होंने उनके परिवार के लिए भी परिश्रम किया है। सभी भाई बहनें आज अच्छी पोजीशन पे, पूरे बड़े परिवार को उन्होंने ऊपर लाया है। और डेफिनेटली यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत था कि जब मेरे पिताजी इतनी मेहनत कर सकते तो मैं क्यों नहीं। मेरी मम्मी ने भी मुझे हमेशा यही रास्ता सिखाया है कि जो हो, दुनिया में सैकड़ों नेगेटिव चीज़ें होती हैं, सैकड़ों टाइप के लोग हैं, अच्छे बुरे हैं, हमको केवल अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना है। हमको देखना ही नहीं होता है। कई बार हम जाने अनजाने में किसी से दूर जाते हैं, या हम कोशिश करते कि उन्होंने हमको ऐसे किया तो ये करे, तो वो चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देना है। अच्छाई में विश्वास बढ़ा है, भगवान में विश्वास बढ़ा है, और ये सब चीज़ों को लेके मेरा पालन पोषण हुआ है। तो इन सब चीज़ों ने मुझे एक अंदरूनी चेतना दी है, एक उम्मीद दी है और ऊर्जा दी है, जिससे कि मैं आज डॉक्टर बन पाया। वैसे भी डॉक्टर्स का जॉब तो 24/7 है सर, तो फिर किस तरह से फैमिली को टाइम दे पाते हैं, परिवार, वाइफ को, बच्चों को? ये तो ऐसी बात है कि जब भी मौका मिले आप टाइम दे दो। हाँ, ये है कि लंबा समय आप नहीं दे पाते हो, भाई ऑफ सीज़न है, आप फैमिली को टाइम दे दो। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे हम बाहर खाना खाने गए कभी, और फ़ोन इमरजेंसी आई तो वहाँ छोड़ के ही आना होता है। आप खाना खाने बैठो, फ़ोन आया तो इमीडिएटली आपको आना है। ये परिस्थितियाँ भी होती है। कई बार मौका मिलता भी है, एंजॉय भी करते हैं, एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। एक चीज़ मतलब जानना चाहेंगे आपसे कि अभी जिस तरह की परिस्थितियां हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चों को जो है इस तरह से अटैक आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि खान पान व्यवस्थित नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं है, लेकिन और भी कई सारी वजहें हो सकती है। तो क्या सावधानियां हमें रखनी है और क्या रीजंस है कि अटैक जैसी चीज़ें, कार्डियक? देखिए, अभी 2 चीज़ें हैं। अभी मेडिकल साइंस ने और मीडिया ने, आप लोगों ने बहुत तरक्की की है।
तो कहीं किसी को अटैक आता है तो ये चीज़ें आज दुनिया के सामने आती है, बहुत ही एक्टिव रूप से आती है, उसके वीडियो आते हैं, उसकी जानकारी आती है। एक समय ऐसा था कि कई लोग हार्ट अटैक आके चले जाते थे, उसकी जानकारी लोगों में फैलती नहीं थी। तो मीडिया की अवेयरनेस से ये आंकड़ा बढ़ा है, एक चीज़। दूसरा, जो प्रमाण है बच्चों में आने का, ये प्रमाण, इसके कई कारण हैं। हार्ट अटैक केवल कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, शुगर होना, बीपी होना या फैमिली हिस्ट्री होने से नहीं आता है। जैसे कि हमारा वो 24 साल का लड़का था जो क्रिकेटर था, जिसका फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छा था, आदिवासी बैकग्राउंड के लोग शारीरिक रूप से बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो ये एक स्वयं में उदाहरण है कि हार्ट अटैक आने के सैकड़ों कारण हैं। कई कारण लोगों को पता नहीं है, हम समझाने जाए तो समझ नहीं सकते, क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज में और उनके समझने में काफ़ी बड़ा गैप है। बट हाँ, मोटा मोटा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि खान पान में अनियमितता, फैट्स का, ऑयल्स का, घी का अत्यधिक सेवन, सिगरेट का सेवन, बीड़ी का सेवन, अत्यधिक तनाव लेना, बहुत ही डिस्टर्ब्ड दिनचर्या, बेसमय सोना, बेसमय उठना, नींद का अपरिपक्व होना, ये सब चीज़ें एक कारण बनती है। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को समझ के कहीं ना कहीं इन कारणों को कंट्रोल करें। हाँ, अभी जैसे कोविड के बाद में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। कोविड एक ऐसा वायरस है जिसमें पाया गया है कि ये खून को गाढ़ा करता है। हाँ जी। तो कोविड अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे अभी आप यदि हफ्ता 2 हफ्ता पहले की न्यूज़ चैनल देखो तो न्यूज़ थी कि इतने लोग कोविड से प्रभावित हुए और इतने लोगों की जान गई। तो ये आंकड़े अभी इसलिए सामने आ रहे हैं कि सरकार ने जांच की। यदि सरकार आज भी जांच करे तो हो सकता है आंकड़े हमारी उम्मीदों से ज़्यादा आए, और लेकिन हो सकता है पैनिक बढ़े, इसलिए सरकार ने कुछ अच्छे कारणों की वजह से ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है। कोविड वायरस में पाया गया है कि खून बहुत गाढ़ा करता है, खून का गाढ़ा होना एक हार्ट अटैक का कारण है। एक अफवाह फैली है कि वैक्सीन लेने से हार्ट अटैक आते हैं, तो ये मैं अफवाह का 100% खंडन करता हूँ। उसका एक कारण है कि कोविड वायरस यदि आपके शरीर में जाता है तो जब तक वायरस आपके बॉडी में रहता है तो खून गाढ़ा करता है, तो उसमें कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने हो सकते हैं। क्या वैक्सीन प्रभावशाली नहीं हो पा रही है उस पर? वैक्सीन का, क्योंकि वैक्सीनेशन तो सभी को हुआ है, लेकिन वैक्सीन का प्रभाव है, तभी हम कोविड से जो मॉर्टेलिटी आपने 2021 में जो देखी थी, जो कोविड की फर्स्ट वेव और सेकंड वेव थी, वो मॉर्टेलिटी ख़त्म हो गई है। जिन देशों में आज भी, चाइना में उतनी ही मॉर्टेलिटी, उतना ही मरने का प्रमाण है। आज भी चाइना में लॉकडाउन होता है, दुनिया के कोई देश में लॉकडाउन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे इंडिया का वैक्सीन नहीं गया। वैक्सीन की एक लिमिटेशन ये थी, उसका एक सबसे बड़ा कमी ये थी कि उसका असर मात्र 1 साल तक था। 1 साल के बाद में वो वैक्सीन का इतना जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी वैक्सीन के बाद में आप मैं क्या, पूरी दुनिया इस बात का प्रमाण है कि लोगों की मरने का दर, मृत्यु दर बहुत कम हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है, वैक्सीन में स्ट्रेन कम थे। जैसे कोविड-19 वैक्सीन, तो उसमें कुछ स्ट्रेन थे, लेकिन उसके बाद में करोड़ों अरबों स्ट्रेन्स आए, यानी स्ट्रेन्स यानी वायरस के कई टाइप्स आए, तो उन सब के अगेंस्ट में वैक्सीन का बनना संभव नहीं है। जी सर, ये भी जानना चाहेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को अटैक आता है, वहाँ डॉक्टर की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल दूर है, तो क्या प्राइमरी की जा सकती है चिकित्सा? ये बहुत ज़रूरी चीज़ अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग देखेंगे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट अटैक क्या होता है। जी, हार्ट अटैक में मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि अत्यधिक लोग, यानी एक मेजॉरिटी है, 100 में से 70-90% लोग यही सोचते हैं कि मुझे गैस है, क्योंकि हम सबको अनुभव है कि कांटा चुभने का अनुभव हम सबको है, छोटे मोटे घाव का अनुभव है, पाँव में ठोकर लगने का अनुभव है, सर्दी का अनुभव है, लेकिन हार्ट अटैक का अनुभव कितने लोगों के, गिने चुने लोगों को तो अनुभव नहीं होता है, इसलिए उसकी पहचान नहीं हो पाती मरीज़। तो मरीज़ को छाती में दटे लगना, जलन होना, घबराहट होना, ये सब लक्षण होते हैं, और अक्सर मरीज़ यही गलतफहमी रहते हैं कि मुझे गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, वो गैस की दवाई खाते हैं। तो मेरी आप सबसे विनंती है कि गैस है या हार्ट अटैक है, या आप उसका निर्णय स्वयं न लें। बिल्कुल, आप डॉक्टरी सलाह लें, उनके पास जाए, प्राइमरी जो टेस्ट होता है ईसीजी, ट्रोपोनिन, वो करवाए। हालांकि इको टीएमटी की आवश्यकता नहीं होती है हमेशा, बट ईसीजी और ट्रोपाई ज़रूर करवाए, और डॉक्टर को ये निर्णय लेने दें कि आप वाकई में हार्ट अटैक से पीड़ित है या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका ईसीजी होगा और ट्रोपोनिन आया होगा, जिसमें न तो ज़्यादा ईसीजी तो बिना पेन की प्रक्रिया है,
5 से 10 मिनट ईसीजी में रखते हो, छोटा सा खून ब्लड का सैंपल देकर ट्रोपोनिन आई का टेस्ट होता है। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं 2 टेस्ट की सलाह क्यों देगा हूँ। ऐसा कई बार पाया जाता है कि ईसीजी में हार्ट अटैक होते हुए भी ईसीजी नॉर्मल आता है जी। तो वो कंडीशन में हार्ट अटैक को कहते हैं नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, यानी एनएसटी एमआई, जो पहचाना जाता है ट्रोपोनिन आई खून की जांच में। ट्रोपोनिन आई खून की जांच क्या है, उसके बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। हार्ट के मसल्स होते हैं, उसमें ट्रोपोनिन नाम का एक तत्व होता है। जब भी हार्ट के मसल्स को डैमेज होता है, हार्ट अटैक में अक्सर हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनको नुकसान होता है, उनको चोट पहुंचती है। तो जो ट्रोपोनिन आई का जो नाम का तत्व है, हार्ट के मसल्स से निकल के खून में आता है। उसकी मात्रा यदि बढ़ गई तो उसका मतलब है हार्ट को मसल्स को डैमेज हुआ है, जो कि एक हार्ट अटैक का डायरेक्ट संकेत देता है। इसलिए 2 जांच बहुत ही अनिवार्य है। तो दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति में हार्ट अटैक के लक्षण सिमिलर हो। कई लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो सीने में दर्द ही नहीं हुआ, जगन ही नहीं हुआ, छाती में लेफ्ट साइड में जगन नहीं हुआ, हाथ में दर्द नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो अटैक कैसे हुआ? किसी को जबड़े में यहाँ होता है दर्द, किसी को यहाँ गर्दन में होता है, किसी को पीठ में दर्द होता है, ये भी हार्ट अटैक का संकेत है। और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेनलेस अटैक आता है, जो कि एकदम साइलेंट अटैक जिसे कहते हैं। उनके शुगर की वजह से उनके जो दर्द की जो नसें होती है वो निष्क्रिय हो जाती है और उनको पेनलेस अटैक आता है, जिसे साइलेंट अटैक कहते हैं। और वो साइलेंट अटैक में ही कई बार उनके साथ गंभीर घटना हो जाती है। तो मेरा आपसे कहना है कि ये तो हार्ट अटैक की जानकारी हो गई, लेकिन हार्ट अटैक के पहले बॉडी आपको संकेत देती है। संकेत क्या देती है? जब भी आप पैदल चलो, सीढ़ियाँ चढ़ो, आपको छाती में दर्द होता है तो आप समझिए हार्ट का दर्द है। आप तुरंत डॉक्टर की सलाह गए, ज़रूरी पड़ता है तो इको, वो टाइम पे इको करें, ज़रूरत है तो टीएमटी करें, एंजियोग्राफी करें, जो भी डॉक्टर की सलाह होती है उसका पालन करें। और एक संकेत देता है हार्ट अटैक के पहले, आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति को सीढ़ियाँ चढ़ने पे, पैदल चलने पे या दौड़ने पे दर्द हो सकता है किसी की सांस ही उठे। डॉक्टर साहब मैं 10 कदम चलता हूँ, 15वें कदम के बाद में मेरी सांस उठती है, मुझे बैठना पड़ता। ये एक संकेत है कि हार्ट में ब्लॉकेज हो गया। ज़रूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह लें। हो सकता है हार्ट की ही बीमारी हो सकता है फेफड़े की बीमारी हो, पर असामान्य रूप से सांस का फूलना एक्सर्शन पे या एक्सरसाइज पे या छाती में दर्द होना, ये एक अगली संकेत है कि आपको ब्लॉकेज बन गया है। तो हार्ट अटैक प्रतीक्षा ना करें, उसके पहले ही आप ठीक हो जाए। वही मेरा एक सवाल फिर मैं रिपीट करूंगी आपके सामने कि यदि किसी पेशेंट को अटैक आ गया जी और उसके आसपास कोई जागरूक व्यक्ति है तो उसे क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है यदि हॉस्पिटल दूर है और साथ में कोई चिकित्सक नहीं है? प्राइमरी ट्रीटमेंट यदि कंफर्म हो जाता है कि आपको हार्ट अटैक है तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के जीभ के नीचे सॉल्बिटाम की गोली रख सकते हैं, ठीक है। और यदि वहाँ पे ईसीजी की सुविधा है, ईसीजी में प्रूव होता है कि हार्ट अटैक है, तो 3 दवाइयाँ देना अत्यावश्यक है। इकोस्प्रिन 300 mg, 75 mg की 4 टैबलेट, कोलेस्ट्रॉल की 40 mg की दवाई, एट्रोस्टैटिन और क्लोपिडोग्रेल 4 टैबलेट। ये इतना प्राइमरी उपचार देकर उसको तुरंत नज़दीकी अस्पताल में रेफ़र किया जाना चाहिए जहाँ हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट हो। यदि किसी कारणवश हार्ट अटैक की वजह से पेशेंट का हार्ट बंद हो जाता है, जिसे कार्डियक अरेस्ट करते हैं, जिसमें पेशेंट बेहोश हो जाता है, जिसकी धड़कन नहीं मिलती, सांस लेना बंद कर देता है, तो वो कंडीशन में बिना समय गवाए पेशेंट को आप सीपीआर दे। सीपीआर यानी पेशेंट की छाती पे ऐसे हाथ रखना है, उसको पंपिंग देना है। तो 1 मिनट में कम से कम आपको 100 से 120 बार पंपिंग करना है और हर 15 से 20 पंपिंग के बीच में एक व्यक्ति को मुंह में सांस देना है। ये इसे कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये उसे ही दे जो हार्ट अटैक की वजह से सीपीआर जिसको कार्डियक अरेस्ट होता है उसी को दे। अन्यथा यदि पेशेंट बेहोश नहीं है तो उसे सॉल्वेट दे। हार्ट अटैक कंफर्म होता है तो 300 mg इकोस्प्रिन, 300 mg क्लोपिडोग्रेल और 40 mg एट्रोस्टैटिन देके उसको इमीडिएट नज़दीकी अस्पताल में रेफर करें। सर, इस बार डॉक्टर्स डे की थीम है मास्क के पीछे के लोगों की सुरक्षा। तो किस तरह से हमारे स्टाफ की सुरक्षा को लेकर सिम्स हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं और क्या आप जो लोग डॉक्टर्स बनने के लिए इच्छा रखते हैं, नीट के एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर सबकी सुरक्षा करता है बीमारियों से
और उनके जो स्टाफ होते हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से मरीज़ की जान बचाने में उनकी मदद करते हैं। तो उनकी सुरक्षा उतनी ही ज़रूरी है जितना कि मरीज़ की सुरक्षा। तो सुरक्षा मेडिकल फील्ड में केवल कोरोना बीमारी से सुरक्षा करना नहीं है, ऐसी अनगिनत बीमारियां हैं जो डॉक्टरों को, नर्सिंग स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को एक अस्पताल के एटमॉस्फेयर में होती है, जिसके लिए हम कई कायदों का, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल और इन्फेक्शन कंट्रोल, ऐसे कई चीज़ों का हम पालन करते हैं। बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजेबल। यदि कोई पेशेंट HIV पीड़ित है, उसको आप यदि इंजेक्शन दे रहे हैं या कैनुला डाल रहे हैं, किसी वजह से पेशेंट ने हाथ हिला दिया, वो सुई उसके अंदर जाके आपके अंदर जाती है, तो उसका दूषित खून स्टाफ के अंदर जाएगा, उसको वो इन्फेक्शन होने की संभावना है, जो कि HIV है, HBsAg है, हेपेटाइटिस C है, ये ऐसे गंभीर रोगों से स्टाफ पीड़ित हो सकता है। तो उसके लिए उनको सैनिटाइजेशन, जो ज़रूरी प्रिकॉशंस, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल, नीडल डिकंटेमिनेशन और उनको डिस्ट्रैक्शन, वो सभी जो बायोमेडिकल वेस्ट की गाइडलाइंस है उसका यहाँ पे सिम्स हॉस्पिटल में पालन किया जाता है। इसके अलावा यदि कोई इन्फेक्शियस पेशेंट है, जिसको मान लीजिए TB है, जो कम्युनिकेटिंग TB है, जैसे TB की दवा चालू करने के बाद में 21 दिन तक का समय होता है कि वो मरीज़ दूसरे लोगों को TB दे सकता है। तो उससे अंतर बनाए रखे, उसके नज़दीक में जब भी स्टाफ जाए तो मास्क पहन के जाते हैं, या कोई गंभीर रूप से निमोनिया से पीड़ित है तो उसके संपर्क में जाए तो मास्क पहन के जाए। कोई पेशेंट हाईली इन्फेक्शियस है, जिसे कोई इन्फेक्शियस डायरिया है या कोई इन्फेक्शियस बड़ा घाव है, तो उसको छूने के पहले ग्लोव्स का पालन करे, सैनिटाइजेशन करे। ये सभी चीज़ों का ध्यान सिम्स हॉस्पिटल में रखा जाता है। इसके अलावा एक्सरे रेडिएशन एक्सपोजर है, रेडिएशन एक्सपोजर में जो शील्ड होती है, रेड शील्ड है, उसको पहन के स्टाफ, एक्सरे टेक्नीशियन है, वो एक्सरे निकालते हैं। ऐसे अनेक सावधानियां हैं जो उनको सिखाई गई है और समय समय पे उनको जागरूकता दी जाती है और उनको इस बारे में समझाया जाता है कि ऐसा न करने से ऐसा होता है, ताकि वो उनके भविष्य में या जब तक यहाँ काम करें तब तक वो बीमारियों से बचे रहे। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डॉक्टरी प्रोफेशन में और नर्सिंग प्रोफेशन में और पूरे पैरामेडिकल प्रोफेशन में, एक तनाव, स्ट्रेस केवल मरीज़ की बीमारियों को ठीक करने का स्ट्रेस नहीं है। आजकल मरीज़ की बीमारी को ठीक करना बहुत आसान है, बट जो एक मॉब होता है, जो मरीज़ के साथ एक क्राउड होता है, जो कई तरह के मन में शंकाएं, आशंकाएं लेके आते हैं, वो खुद तनाव में होते हैं। तो कई लोग वो तनाव को मैनेज करके डॉक्टर से ठीक से बात कर पाते हैं, लेकिन कई लोग वो चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते। तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर खुद और स्टाफ खुद एक तनाव से ग्रसित होते हैं। उन्हें गंभीर टाइप की तनाव से संबंधित बीमारियां हो सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है। तो इसके लिए हम उन्हें समझाते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए और कोशिश कीजिए कि हर समय आपके चेहरे पे स्माइल बनी रहे, ताकि आपकी हंसी देख के सामने वाला यदि स्ट्रेस में भी है तो उसका गुस्सा अपने आप थोड़ा कम होता है, जिससे कि हमें उसे मैनेज करने में या उससे डील करने में बहुत मदद होती है। मुझे लगता है कि बहुत ही उपयोगी जानकारी हमने डॉक्टर श्याम सोनी जी से प्राप्त की है और आप इसको फॉलो कीजिए ताकि हम जो है एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका परिधि न्यूज़ से बात करने। बहुत धन्यवाद। और परिधि न्यूज़ ने बहुत ही अनूठी, और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि MP मध्य प्रदेश में या बैतूल में इस तरह की पहली पहल है। जो देखेंगे उनके लिए बहुत सारी जानकारी होगी जी। मैं कामना करता हूँ कि आपके द्वारा ऐसे सतत प्रयास किए जाए जिससे समाज और सभी डॉक्टर मरीजों को इसका फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।